सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत में लिखित संप्रभुता को पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता के बिना हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का कहा जा सकता है। संप्रभुता के कारण ही राज्य को अन्य समुदायों से उच्च स्थिति प्राप्त होती है और संप्रभुता के माध्यम से ही राज्य अपने कर्तव्यों का संपादन करता है। राज्य के प्रारंभिक जीवन से लेकर अब तक राज्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें शांति और व्यवस्था की स्थापना का कार्य हमेशा से ही राज्य का प्रमुख कार्य रहा है और शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य के पास एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर वह संपूर्ण क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण रख सके और ये शक्ति जो है वो संप्रभुता ही होती है। यानी कि बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना संप्रभुता के राज्य के अस्तित्व की कल्पना करना भी व्यर्थ है। अब मैं आपको संप्रभुता के अर्थ के बारे में बताऊंगी। बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बार जब आरएएस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक प्रश्न आया था कि भारत को 1947 से पहले राष्ट्र कहा जाता था और 1947 के बाद राज्य कहा जाने लगा, कारण बताइए। तो बच्चों, उसका कारण संप्रभुता ही थी। यानी कि 1947 से पहले हमारे भारत में जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, सरकार भी थी, चाहे वो ब्रिटिश सरकार ही हो लेकिन सरकार भी थी, लेकिन भारतीयों के पास संप्रभुता नहीं थी, इसलिए हम राष्ट्र कहलाते थे। किंतु जब 1947 के बाद में अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की गई तो भारत पूर्ण रूप से संप्रभु हो गया, सरकार भारत की स्वयं की हो गई। तो संप्रभुता के आ जाने से भारत क्या कहलाने लग गया? राज्य कहलाने लग गया। आज मैं संप्रभुता के अर्थ के बारे में आपको बताऊंगी। बच्चों, संप्रभुता की व्याख्या जो है जीन बोंदा ने की है। उन्होंने कहा है कि संप्रभुता नागरिक और प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता। इसके अलावा ग्रेशियस ने कहा कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और था जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सके। इसके अलावा बच्चों, बिलोबी ने संप्रभुता की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, परिभाषा दी है उन्होंने कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। यानी कि जब परिभाषाओं को हम देखते हैं तो हमें यह कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि संप्रभुता का मतलब सर्वोपरिता से है, सर्वोच्चता से है। लेकिन हम इन सभी परिभाषाओं को पूर्ण नहीं कह सकते। संप्रभुता के 2 पक्ष होते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरी बाह्य संप्रभुता। बच्चों, आंतरिक संप्रभुता का मतलब जानते हो क्या होता है? कि जो संप्रभुता एक तरह से वह सर्वोच्च शक्ति है जिसमें राज्य आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से स्वतंत्र हो। आंतरिक का मतलब ये है कि राज्य व्यक्तियों और व्यक्तियों के समुदायों से ऊंचा होता है और उसके निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्ति जो है और सभी क्षेत्र जो है वो और उसमें जो समुदाय और संगठन है वो उनको किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है और शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा भी सकता है। यानी कि इन सब पर राज्य जो है वो संप्रभुता के आधार पर ही इनको गवर्न करता है। व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। हम गार्नर के शब्दों में ये कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है। वह एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होती है।
इसके अलावा आज हम बाहरी स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो बाहरी स्वतंत्रता के लिए मैंने उदाहरण दिया है ना कि अंग्रेज सरकार जब हमारे यहाँ पे थी तो भारत राष्ट्र था, राज्य नहीं था, क्योंकि 3 तत्व तो थे राज्य के पास में, भारत के पास में, लेकिन संप्रभुता नहीं था। इस वजह से हम राज्य नहीं कहला पा रहे थे। यानी कि जब संप्रभुता आ जाती है तो व्यक्ति बाहरी दृष्टि से भी स्वतंत्र हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होती है, वो जो चाहे वो निर्णय ले सकता है। यानी कि राज्य जो है वो किसी भी प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है कि वह विदेशों से जिसे चाहे जैसे संबंध स्थापित कर सकता है। कानूनी दृष्टि से बच्चों वह मैत्री, युद्ध और तटस्थता इनमें से किसी भी के मार्ग को अपना सकता है। जैसे कि भारत में गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया, असंलग्नता की नीति जिसे हम कहते हैं। लास्की ने संप्रभुता के बाहरी पक्ष के बारे में ये बताया है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः वह अन्य राज्यों के समक्ष स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा को उनके विषय में इस प्रकार व्यक्त कर सकता है कि उस पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम संप्रभुता की परिभाषा को जब देखते हैं तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है, और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों से अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। अर्थात संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पर व्यक्ति राज्य जो है वो आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से पूर्णतया स्वतंत्र होता है। जब हम संप्रभुता का अर्थ देखते हैं तो ये परिभाषाएं जो हमने सुनी और जो अर्थ मैंने आपको बताया उसके आधार पर हम संप्रभुता के कुछ लक्षण भी बता सकते हैं। तो बच्चों, संप्रभुता के जो लक्षण है उनमें सबसे पहले है निरंकुशता। यानी संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है कि, और जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो हमेशा निरंकुश होती है ना। लॉर्ड एक्टन का कथन है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और अत्यधिक शक्ति व्यक्ति को पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। तो यहाँ भ्रष्टता से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि जो अत्यधिक पावर होती है जिसपे कोई नियंत्रण नहीं होता वो हमेशा निरंकुश होता है, निरपेक्ष होता है। संप्रभुता आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से दोनों क्षेत्रों में स्वतंत्र, आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश और सर्वोच्च होती है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है और शक्ति के आधार पर वह उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा भी सकती है एवं किसी के द्वारा राज्य की आज्ञाओं को चुनौती भी नहीं दी जा सकती। कोर्ट में भी नहीं जा सकते, व्यक्ति जो है वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। इस प्रकार हम जब बाहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध जो स्थापित करता है उसमें वो पूर्णतया स्वतंत्र होता है। अगर हम वैधानिक दृष्टि से इसको देखें तो राज्य की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से नियंत्रण नहीं होता। इसके अलावा है सर्वव्यापकता, यानी संप्रभुता जो है वो सर्वव्यापक है, यानी कि सभी इस राज्य में जो व्यक्ति, राज्य के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं और जो समुदाय है, राज्य की संप्रभु शक्ति का उन पर नियंत्रण रहता है और इनमें से कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यदि राज्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो इन विशेषाधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर ही निर्भर करता है। यानी कि जो सर्वव्यापकता है संप्रभुता की, कि राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति और समुदाय पर ये लागू होती है। इसके अलावा हम स्थायित्व की बात करेंगे कि अनेक बार संप्रभुता को एक सरकार विशेष का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? कि सरकार अलग चीज है, सरकार राज्य का एक तत्व है, वैसे ही संप्रभुता भी राज्य का एक तत्व है। संप्रभुता स्थायी होती है, संप्रभुता का कभी अंत नहीं हो सकता। संप्रभुता का अंत करना ही राज्य को समाप्त करना हो जाता है। अगर संप्रभुता का अंत होता है तो यानी कि राज्य भी समाप्त हो गया है। ब्रिटिश संविधान में एक सीधा सा लिखा हुआ है, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग, यानी राजा मृत है और राजा चिरायु हो, कि जो कहावत है वह सरकार और संप्रभुता में भेद को स्पष्ट करती है। यानी राजा मृत भी है, राजा चिरायु भी है। तो राजा, एक तरफ तो राजा जो है वो सरकार है, दूसरी तरफ राजा जो है, जो चिरायु है, वो है संप्रभुता।
यानी कि संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। न केवल सरकारों के परिवर्तन से, वरन एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने से भी संप्रभुता नष्ट नहीं होती। इसके लिए मैं आपको पुनः एक बात कहूंगी कि जब अंग्रेज सरकार थी तो संप्रभुता भारतीयों के पास नहीं थी, लेकिन अंग्रेज सरकार के पास तो थी। तो विजित जो राज्य होता है वो प्रभुत्व शक्ति विजेता राज्य के हाथों से चली जाती है, यानी भारत की संप्रभुता अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, लेकिन संप्रभुता तो थी, स्थायित्व है संप्रभु। अपृथक करणीयता, यानी कि इसको हम हटा नहीं सकते, इसको हम पृथक नहीं कर सकते। हम राज्य जो है स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। राज्य और संप्रभुता अलग नहीं हो सकते। इसके अलावा अविभाज्यता, यानी संप्रभुता का एक जो लक्षण दूसरा लक्षण है वो है उसकी अविभाज्यता। संप्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित, उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते। देखिए, अपृथककरणीयता का मतलब तो यह है कि राज्य और संप्रभुता अलग अलग नहीं हो सकती, राज्य से संप्रभुता अलग नहीं हो सकती। राज्य और संप्रभुता एक ही है, यानी राज्य है तो उसमें संप्रभुता होगी ही होगी। किंतु अविभाज्यता का मतलब है कि संप्रभुता के हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि हम उसे नष्ट करना और एक से अधिक राज्यों की रचना करना, थोड़ी सब में बांट देना, जैसे कि बहुलवादी विचारक कहते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। गेटल ने कहा है कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। इसके अलावा काल्हन का भी कहना है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग तथा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी और एक तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यानी अविभाज्यता का मतलब है संप्रभुता का टुकड़ों में बट जाना, और अपृथकरणीयता का मतलब होता है राज्य और संप्रभुता को अलग नहीं करना। संप्रभुता का अविभाज्यता का जो विचार है उसे सारे विचारक सहमत नहीं है, इसीलिए तो बहुलवाद का जन्म हुआ है। बहुलवादी राज्य जो है वो बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि राज संप्रभुता जो है केवल राज्य में ही नहीं है, बल्कि राज्य में निवास करने वाले जितने भी समुदाय है उनमें भी है ना। तो ये इसके संबंध में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं इसकी एक और विशेषता बताती हूँ, वो है अनन्यता। इसका मतलब है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है, जो कि वैध रूप से जनता जो है उसको आज्ञा पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना है, यानी राज्य की एकता को भंग कर लेना। यानी अनन्यता ये एक ही होती है, 10 नहीं हो सकती। इसके अलावा मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता का मतलब यह है कि राज्य की संप्रभुता सर्वथा मौलिक है, किसी अन्य सत्ता के द्वारा प्रदत्त नहीं है। जब राज्य बना तो संप्रभुता ऑटोमेटिक उसके साथ आ जाती है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता संप्रभुता से ऊपर होगी और अपनी दी हुई वस्तु को वह इच्छानुसार उसके द्वारा वापस लिया जा सकेगा। संप्रभुता की परिभाषा के अनुसार हम ये संप्रभुता से उच्च कोई भी सत्ता नहीं होती, यानी कि संप्रभुता से ऊपर कोई सत्ता ही नहीं है, तो संप्रभुता क्या हो गई? पूर्णतया मौलिक हो गई। अब हम बात कर रहे हैं संप्रभुता और बहुलवाद में अंतर। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि संप्रभुता का मतलब क्या है, कि संप्रभुता का मतलब है कि राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति जो आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से पूर्णतया स्वतंत्र हो, ये कहलाती है संप्रभुता। यानी संप्रभुता जो है वो राज्य से अलग नहीं की जा सकती। राज्य है तो संप्रभुता है, अन्यथा संप्रभुता का राज्य का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन बहुलवादी विचारक जो है वो ऐसा नहीं मानते। संप्रभुता जो है वो टुकड़ों में भी नहीं बट सकती, लेकिन जो बहुलवादी विचारक है वो ये कहते हैं कि संप्रभुता को राज्य और राज्य के भीतर अनेक समुदायों में विभक्त मानते हैं ये। इसके अतिरिक्त जो लावेल, ब्राइस, फ्रीमेन आदि लेखकों का विचार है कि संघ राज्य में संप्रभुता विभाजित होती है। संघ राज्यों में संप्रभुता विभाजित होती है, यानी कि संप्रभुता का बहुलवादी विचारक जो है वो संप्रभुता का विभाजन मानते हैं कि उनका विभाजन हो सकता है। संप्रभुता की विवेचना जो की है वो बोंदा ने की है, हॉब्स ने की है, लीगल, ऑस्टिन आदि विद्वानों ने की है, और उनके अनुसार संप्रभुता का अद्वैतवादिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यानी कि संप्रभुता जो है वो अदेयी है, अविभाज्य है, अपृथकरणीय है।
जिसका मतलब ये है कि प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है और सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं। यह सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है। इस धारणा के अनुसार राज्य की यह शक्ति जो है वो मौलिक है, स्थायी है, सर्वव्यापी है, अविभाजनीय होती है और मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। संप्रभुता की अद्वैतवादिता की इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद भी कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद जो है वो बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयकर मानती है। बहुलवादी जो विचारक है वो बच्चों राज्य सत्ता को संप्रभु और निरंकुश नहीं मानते। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज्य सत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता वरन राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की भी सदस्यता स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती, ऐसा बहुलवादी विचारक कहते हैं। विद्वान हेसिये ने इस संबंध में लिखा है कि बहुलवाद राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जा सकता है। गेटल ने बहुलवाद की विस्तार से व्याख्या की है। उन्होंने ये कहा है कि बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक एवं प्राकृतिक मानते हैं। उनका कहना है कि वे सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे कि राज्य। इन समुदायों का जो प्रादुर्भाव है वो स्वतः और स्वभावतः ही होता है। वे राज्य के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं और न ही उन्हें अपने अस्तित्व के लिए उसकी इच्छा पर ही अवलंबित होते हैं। राज्य की तरह वे भी अपने क्षेत्रों में सर्वोपरि होते हैं। जो अन्य समुदाय है वो वे उन सभी समुदायों के समान अधिकारों में विश्वास करते हैं जो अपने सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर उनके लिए महान कार्य करते हैं। अतः हम ये कहेंगे कि संप्रभुता न केवल राज्य की धरोहर है बल्कि सभी समुदाय इसका उपभोग करते हैं। राज्य अविभाज्य सर्वोच्च और असीम शक्ति संपन्न नहीं है। वह सर्वोच्च सत्ता का दावा आज भी जटिल दुनिया की वास्तविक बातों के अनुरूप नहीं है। जो प्रमुख बहुलवादी विचारक है उन जिन्होंने बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है उनमें गियर्क, मैटलैंड, फिगिस, डिग्विट, क्रेब, पॉल बंकर, एडी लिंडले, डरखेम, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बार्कर, जीडीएच कोल एंड हेराल्स और जो है हेरास्लास्की जो है इन सभी विचारकों ने ये सभी विचारक बहुलवादी विचारक कहलाते हैं। धन्यवाद बच्चों।